हे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। हम नेट के पेपर के बारे में बात कर रहे थे। तो 31st क्वेश्चन पर थे हम। निम्नांकित कला आंदोलन की अवधि के अनुसार उनके सही क्रम का चयन करें। ए संरचनावाद, बी यथार्थवाद, सी बरोक, डी मैनरिज्म। इनको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो डी मैनरिज्म ए, बरोक बी, यथार्थवाद सी, संरचनावाद डी। डी यानी ए बी डी सी बी ए सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यंत्र प्रमापी यानी गोज निम्नलिखित में से क्या है? समतल छेनी, कास्ट के उत्कीर्ण के लिए अर्धगोलाकार छेनी, पत्थर के उत्कीर्ण के लिए नियमित नुकीली छेनी, मिट्टी निर्देशी यंत्र। छापा कला यानी कास्ट उत्कीर्णन में लकड़ी पर उत्कीर्ण करते समय यंत्र प्रमापी यानी गोज का प्रयोग किया जाता है। यानी कास्ट के उत्कीर्ण के लिए अर्धगोलाकार छेनी इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट स्टेनली विलियम हैटर, रेनब्रेंट, अल्ब्रेक्ट ड्यूरट, फ्रांसिस्को गोया। हम सभी जानते हैं फ्रांसिस्को गोया एक स्पेनिश प्रिंट मेकर हैं। अल्ब्रेक्ट ड्यूरेट ये जर्मन प्रिंट मेकर हैं। रैनब्रेंट ये डच प्रिंट मेकर हैं एंड विलियम हैटर ब्रिटिश प्रिंट मेकर हैं। विलियम हैटर यानी ब्रिटिश प्रिंट मेकर, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ होर को किस रूप में जाने जाते हैं? सोमनाथ होर को हम सभी जानते हैं। सोमनाथ होर छापाकार, चित्रकार और मूर्तिकार थे। तो इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं। कला समीक्षक और इतिहासकार तो वो थे ही नहीं। तो ए सी एंड डी, A, C, D is the right are the right answer. A, C and second is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? ब्लू सर्कस, इसमें ऑप्शन भी आपको शायद देखने की जरूरत नहीं होगी। मार्क शागाल, पाब्लो पिकासो को आप जानते हैं, जॉन मीरो को भी जानते हैं कि भौंकता हुआ कुत्ता, इस तरह के चित्र इन्होंने चित्रित किए थे। हेनरी मातिस फावाद के कलाकार, इन्हें भी आप जानते हैं। पाब्लो पिकासो, घनवाद। तो मार्क शागाल इज द राइट आंसर। ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? मार्क शागाल। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया? कैरोल समर्स, पॉल लिग्रेन, स्टेनली हेटर, विलियम ब्लैक। स्टेनली हेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। मार्केट रिसर्च, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन, फीडबैक ऑफ कंज्यूमर। जब हम एडवर्टाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ा था कि पहले हमें जहां हमारा हम एडवर्टाइज करने होते हैं, जहां हमारा मार्केट हमें बनाना होता है या जहां हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट करना होता है, तो हमें वहां पहले मार्केट देखना होता है, मार्केट को रिसर्च करना होता है और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। उसके बाद प्रोडक्शन पर ध्यान देना होता है और फिर हम फीडबैक लेते हैं। दैट मीन्स इस सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं। ए बी सी डी, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? मोल्डिंग, एक्वाटिंट, वीविंग, गोआश। एक्वाटिंट इज द राइट आंसर। एक्वाटिंट छापा चित्रण की एक विधि है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन विष्णु आइकोनोग्राफी गदा इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी विष्णु की गदा को किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है? महिला साथी के रूप में, पुरुष साथी के रूप में, शाश्वत प्राणी के रूप में या वाहन के रूप में? तो इन्हें हम संगनी के रूप में, सहचरी के रूप में, महिला साथी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उत्कीर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कास्ट को अधिक पसंद किया जाता है? जब हम लकड़ी का
की कोई चीज बनाते हैं, या मैं बोलूँ लकड़ी का हम कोई रूप, उसे रूप में फॉर्मेट करते हैं, तो हमें उस लकड़ी की क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या उसमें तेल की मात्रा न्यून हो, जो तैलीय नहीं हो, या जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो और जिसमें खनिज की मात्रा न्यून हो? इनमें से कौन सा सही है? तो हमें उसमें तेल की मात्रा अधिक हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? देखो, शाइनिंग आती है कटने में, या उसको कहते हैं ना, उसको एक जब हमारा यहाँ बढ़ई काम करता है तो उसके पास खुरचने वाली चीजें होती हैं, और इजीली वो उन चीजों को, जब जितनी मुलायम लकड़ी होगी या जितनी सॉफ्ट लकड़ी होगी, वो इजीली उस चीज को दूसरी चीज में फॉर्मेट कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमें जब कास्ट का काम की करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें तेल की मात्रा अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन, घनवाद, दादावाद, अभिव्यंजनावाद या फाववाद? जब प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पन्न दादावाद आंदोलन जब ये स्टार्ट हुआ था, तब विद्रोह, निराशा और भय, इन सब की चीजों के बीच में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसके घोषणा पत्र में कला विरोधी तत्वों को ही सम्मिलित किया गया था, को ही अंकन किया गया था। तो सेकंड दादावाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 8 के सदस्य कौन थे? लक्ष्मीदत्त, जगदीश डे, रतन परिमू, जगमोहन चोपड़ा। तो ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य थे जगमोहन चोपड़ा, जगदीश डे, लक्ष्मी दत्त। हम बहुत अच्छे से इनको रतन परिमू नहीं थे, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ग्रुप 8 में ये कलाकार, जो कलाकार थे, उनमें लक्ष्मी दत्त, जगदीश डे और जगमोहन चोपड़ा यहाँ शामिल हैं। जगमोहन चोपड़ा इज द वन ऑफ दैट पर्सन हु promoted print making in India. ओके, चंडीगढ़ में ये प्रिंसिपल रहे। और रतन परिमू तो एक आर्ट हिस्टोरियन एंड पेंटर थे। ये एमएस बड़ौदा में प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। तो जगमोहन चोपड़ा, जगदीश डे, लक्ष्मी दत्त आर करेक्ट। ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन छापाकार हैं? सनतकार लक्ष्मा गौड, जोगेन चौधरी आर शिव कुमार। तो ये लक्ष्मा कौन छापाकार हैं? तो सनतकार और लक्ष्मा गौड आर राइट, यानी ए और बी आर राइट। सेकंड, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इन्होंने, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रथम महानिदेशक पूछ रहे हैं। जब ब्रिटिश के काल में ये सब काम स्टार्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश ही होंगे। तो प्रफुल्ल जयकर, दूसरा है डॉक्टर ग्रेस मोरले, तीसरा कपिल वात्स्यायन, फोर्थ है सी शिव राममूर्ति। तो सेकंड मोरले इज द राइट आंसर। ये सभी इंडियन हैं और वही है एक जो ब्रिटिश हैं। तो डॉक्टर ग्रेस मोरले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कलर्स। ए मजेंटा, बी येलो, सी सियान, डी ब्लैक। जब हम कलर पढ़ रहे थे तब भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था CMYK, इसका हमने पूरी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो CMYK, सी से सियान, एम से मजेंडा, वाई से येलो, बी से ब्लैक। यहाँ वाई के है, बी नहीं आता है, के आता है, तो के से काला। ये यहाँ मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें जिनके थ्रू मैं याद रखती थी, कि जब हम प्रिंटर से अपना कोई प्रिंट निकालते हैं, तब जैसे मोबाइल से अगर हम निकाल रहे हैं, मैं तो आज के बारे में बात कर रही हूँ, जब हम मोबाइल से निकालते हैं तो उसमें कलर्स आ जाते हैं। तो एक देखे तो अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हैं तो ब्लैक कलर शो करता है, एंड जब कलर निकालते हैं तो वो दोनों ही
कलर शो करता है, ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड। तो उसमें कलर में देखा करिए, आपको वो सारे कलर्स हैं CMY के, क्योंकि ये इस समय प्रिंटिंग में यूज हो रहे हैं। प्रिंटर में यही प्रेजेंट टाइम पे यूज कलर हो रहे हैं, CMY के। इसीलिए आपको याद रखने के लिए मैंने ये बताया है, क्योंकि देखी हुई चीज आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सेकंड इज द सेकंड, CABD इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। RG कलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे? ब्रिटिश मूर्तिकार, ब्रिटिश दार्शनिक, कला इतिहासकार, ब्रिटिश चित्रकार। इनके बारे में भी हमने पढ़ा है, क्योंकि ये ब्रिटिश दार्शनिक थे और कला इतिहासकार थे। आपको थोड़ा सा पीछे की चीजें रिवीजन करनी होंगी। ये ना तो मूर्तिकार थे ना चित्रकार थे, ये दार्शनिक थे और कला इतिहासकार थे, आर्ट हिस्टोरियन। तो B एंड C इज द राइट। B एंड C, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के निरूपण में सब्जेक्ट के गुणों की अतिरंजना की जाती है? प्रकृति चित्र, छाया चित्र, चिड़ा, व्यंग चित्र। व्यंग चित्र में सब्जेक्ट के यानी यथार्थ गुणों को उसके चित्रों में सम्मिलित करते हैं, संयोजित करते हैं। तो फोर्थ व्यंग चित्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वुंस कला किसकी कृति है? अनुपम सूद, सोमनाथ होर, सनतकार, लक्ष्मा गौड़। अनुपम सूद को आप सभी जानते हैं कि अनुपम सूद ये नई दिल्ली की मंडी वाले इलाके में रहती हैं, और ये पंजाब होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था। सोमनाथ होर ने वुंड्स बनाई थी। ये मूर्तिकार, चित्रकार, छापाकार। सेकंड इज द राइट आंसर, सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। स्टोरी बोर्ड इज रिलेटेड टू इलस्ट्रेशन, एडिटिंग, एनिमेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्टोरी बोर्ड का प्रयोग कार्टून में किया जाता है, ये मैं आपको याद दिला दूं। तो एनिमेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज द राइट। C and D are correct. Second is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? इसमें तो आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके निशान लगाइए कि ये माइकल एंजेलो ने बनाई है। ओके, इसमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। पिएटा से रिलेटेड जितनी मूर्तियां बनाई हैं वो सब माइकल एंजेलो ने बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग में किस प्रकार की छवि पुनर्निर्मित होती है? पूर्णतः समान, विपर्यर्थ, प्रतिलोम, लघुकृत। मैंने जब ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में आपसे बात की थी तब भी मैंने यही बोला था कि ऑफसेट प्रिंटिंग में छवि हूबहू निर्मित होती है। हूबहू ही वर्ड मैंने उस जगह भी यूज किया था। फर्स्ट पूर्णतः समान इज राइट, यानी फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जसोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? निहाल चंद, मौलाराम, मनकू, नैनसुख। पहाड़ी शैली के कलाकार हैं नैनसुख। फोर्थ नैनसुख इज राइट। फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वुड कट प्रोसेस के सही क्रम का चयन करें। इनग्रेविंग, ड्राइंग, इकिंग, कास्टिंग। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि कास्टिंग वर्ड से मुझे याद आता है कि कास्टिंग वर्ड तो मूर्तिकला में यूज होता है। तो बचे ये तीनों, इनग्रेविंग, ड्राइंग, इकिंग। इन्हीं का प्रयोग वुड कट प्रोसेस सही क्रम में, ओके, सही क्रम का चयन करें। तो सही क्रम है इनका BAC, ड्राइंग, इनग्रेविंग एंड इकिंग, राइट, यानी सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक को किसने निर्माण किया? मायालेप, G. बागची, रॉबर्ट स्मिथसन, अल्फ्रेड लेस्ली। मायालेब इज राइट। माया यिंग लेब, कहीं कहीं इनका नाम लिन भी लिखा हुआ आता है, अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं और एक ये स्कल्पचर हैं। ये स्पेशली अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जानी जाती हैं।
कई स्मारक इन्होंने बनाए हैं, कई मूर्तियां इन्होंने डिजाइन की हैं, तो इसी के लिए ये फेमस हैं। तो माया लिब इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चैडविक क्या थे? चैडविक अमेरिकी मूर्तिकार, ब्रिटेन के मूर्तिकार, स्वीडन के मूर्तिकार, फ्रांस के मूर्तिकार। चैडविक स्वीडन के मूर्तिकार थे। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके दौरान चित्रकारी तकनीकी में टेक्स्ट यानी आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है? अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, फाववाद, घनवाद। इसमें आपको ऑप्शन देखने की वैसे जरूरत नहीं थी। टेक्स्ट आलेख आ रहा है, कोलाज, दोनों से आपको समझ जाना चाहिए था घनवाद, जो पिकासो जी ने स्टार्ट किया। तो फोर्थ घनवाद इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना क्या है? वर्गाकार है, षटकोणीय है, अष्टभुजाकार है, आयताकार है? शेरशाह सूरी जी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और अष्टभुजाकार है और इसके ऊपर एक गुम्मद बना हुआ है। तो थर्ड अष्टभुजाकार इज द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। बटरफ्लाई फॉर्मेशन, वुमन एंड गोट, देवी, द एक्लिप्स। इसको मैंने एक तरीके से याद किया था एक्चुअली, जब इसको मैं बताती हूँ आपको। बटरफ्लाई, तितली, बटरफ्लाई फॉर्मेशन, मैंने इनको अपने हिसाब से याद किया था। रेडी, रेडी जी हैं। वुमन गोट, गोट गॉड यानी गॉड, के लक्ष्मा गॉड, मैंने गोट से गॉड लर्न किया था। देवी ज्योति भट्ट, हालांकि ज्योति भट्ट एक आदमी है, लेकिन एक मैन है, बट मैंने तो इन्हें देवी तो ज्योति, इस तरीके से ज्योति जी। द एल सॉरी द एक्पिलप्स, एक्किल्प्स सॉरी, द एक्किल्प्स, ये एक ही बचते हैं, सोमनाथ और। तो बटरफ्लाई फॉर्मेशन, रेडी जी, गोट, गॉड, देवी, ज्योति भट्ट, एक्किल्प्स, सोमनाथ और। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज राइट। प्लेनोग्राफी निम्नलिखित में से किस छपाई प्रक्रिया से संबंधित है? सेरेग्राफी, इंटेग्लियो, लेटरप्रेस, रोटोग्वार। तो सेरेग्राफी से संबंधित है। लिथोग्राफी, सेरेग्राफी, प्लेनोग्राफी। फर्स्ट सेरोग्राफी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रंगों के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है? तर्क आर, क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सादृश्य होना आवश्यक नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ए एंड आर बोथ आर राइट। फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सॉरी अकबरकालीन अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ए, जिसे जिल्द साजी मुरक्का कहा जाता है, रज्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहा जाता है, रागमाला चित्रण। एक्चुअली आप ये देख रहे होंगे मैडम आज बहुत जल्दी कर रही हैं। मैं रीजन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपका आज भी कंप्लीट मैं नहीं कर पाई हूँ। मैं सोच रही थी कल भी करने की, उससे एक दिन पहले भी मैं बहुत बिजी रही, मेरे पास टाइम नहीं था, किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी। इसीलिए आज मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ उसे पूरा कंप्लीट कराने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आपको फिर भी मैं क्लियर बता रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। जिसे जल्दसाजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, ये एक शायरी की फॉर्म में था। रज्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, ये भी एक शायरी की फॉर्म में था। क्योंकि लघु चित्र को किस रूप में, वो रूप पूछ रहा है हमसे। साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहा जाता है, ये भी एक शायरी फॉर्म में था। रागमाला चित्रण, रागमाला पर तो उस टाइम पे चित्रण हुआ ही नहीं। तो ए बी सी ये तीनों सही हैं। ए बी सी फोर्थ राइट है। ग्लाइप्टिक मोड ऑफ rendering form is associated with welding, modeling, casting, carving.
कार्विंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कुतुब परिसर के प्रांगण में अव्यवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक इमारत क्या है? सुल्तानगढ़ी, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुवुत उल इस्लाम। तो इसमें अलाई दरवाजा है, अलाई मीनार है, कुवुत उल इस्लाम मस्जिद है। ये तीनों सुल्तानगढ़ी नहीं है। तो अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुवुत उल इस्लाम मस्जिद। बी, सी, डी सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित मूर्तियों के क्या नाम हैं? मूर्तियों के नाम हैं। उपर्युक्त मूर्तियों को काल क्रमानुसार सही क्रम में जब जिस टाइम पे जो पाई गई है उसके अनुसार इन्हें लगाना है। सारनाथ, बुद्ध, यक्ष, डांसिंग गर्ल, शिव, नटराज। तो हमें पता है डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में मिली थी। यक्ष ये मथुरा संग्रहालय से प्राप्त हुई है और आज भी मथुरा संग्रहालय में ही रखी हुई है। मथुरा के पास, मथुरा संग्रहालय नहीं, मथुरा के पास परखम नामक स्थान से ये हमें प्राप्त हुई। तीसरी सारनाथ बुद्ध है, जो हमें ये मूर्ति जब हमें प्राप्त हुई वो धर्मचक्र मुद्रा में है। और शिव नटराज, ये हम सभी जानते हैं शिव जी की डांस करती हुई नटराज की फॉर्म में जो मूर्ति है, जो 4 भुजाएं हैं और एक पांव के नीचे एक बौने को दबा रखा है, शिव नटराज। तो मोहनजोदारो सी, बी, सारनाथ बुद्ध सी आएगा। बी को हमें बी ही रहने देना है, ए को हमें सी करना है और डी को हमें डी ही रहने देना है। यानी सी, बी, ए, डी। फोर्थ इज राइट। सी, बी, ए, डी। पहले डांसिंग गर्ल, फिर यक्ष, फिर सारनाथ बुद्ध, फिर शिव नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कागज का सही आकार ज्ञात कीजिए। रॉयल, आइवरी, इंपीरियल, A6। रॉयल, रॉयल की माप होती है 25 इंच इंटू 20 इंच। ये रॉयल की माप होती है। आइवरी की माप होती है 22 इंच इंटू 22 इंच, यानी फर्स्ट। इंपीरियल की सही आकार इंपीरियल का होता है सॉरी, इंपीरियल का सही आकार होता है 22 इंच इंटू 30 इंच, यानी फोर्थ। A6 का 4.1 इंटू 5.8 इंच। तो मैं सिर्फ आपकी इसके लिए बोल रही थी जिससे आपको याद रहे मैडम क्या पढ़ रही हैं। अदरवाइज मैंने इसको ऐसे लर्न किया था। रॉयल 25 इंटू 20 जल्दी लर्न हो जाता है। आइवरी 22 इंटू 28। इंपीरियल 22 इंटू 30। A6 4.1 इंटू 5.8। इजीली लर्न हो गया था मुझे। इस तरीके से मैंने ऐसे क्वेश्चन याद किए थे। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लास्टिक खुरचने के लिए, किसी भी चीज को खुरचने के लिए हमें स्क्रैपर का यूज किया जाता है। कास्ट खंड उत्कीर्ण के लिए, लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए, स्क्रीन छापा के लिए, स्क्रीन तो छापा के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि लेविगेटर का प्रयोग करने के लिए वो बोल रहा है। तो कास्ट उत्कीर्ण वैसे नहीं हो सकती। तो लियो ये पत्थर को दानेदार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कास्ट उत्कीर्ण के लिए वुड कार्विंग के लिए है, तो उसका मतलब नहीं है। लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए। थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टोन लिथोग्राफी इज कॉल्ड लेविगेटर। इसमें ये पत्थर को दानेदार बनाता है, पत्थर को पीसने का। अच्छा, मुझे यहाँ एक चीज याद आती है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। हमने पत्थर को घिसते हुए देखा है। लोग संगमरमर पे अपने घरों में जब पत्थर लगवाते हैं तो मशीन चलवाते हैं, राइट। तो उस तरह की ये मशीन, उस तरह की ही मशीन होती है ये, और ऐसी ही लगती है। पत्थर को बस दानेदार करती है और ऐसे ही जैसे वो घिसाई कराने का काम किया जाता है, तो ऐसे ही इसका यूज किया जाता है। तो लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए।
थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनानी रोमन कला, भारतीय पारसी कला, भारतीय यूनानी कला, मध्य एशियाई कला। इसके बारे में मैंने आपको जब गांधार कला के बारे में बात कर रहे थे, मूर्ति कला के बारे में, तभी मैंने आपको बताया था। थर्ड, भारतीय यूनानी कला इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उन व्यक्तियों के को पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार हैं, जिन्होंने चित्र भी बनाए हैं और मूर्तियां भी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो मूर्ति से ज्यादा चित्रों में फेमस होते हैं और कुछ मूर्तियों में फेमस होते हैं, राइट? ये तो आप सब जानते हैं। तो चिंतामणि कर, भावेश चंद्र सान्याल, बीसी सान्याल, सुनील पाल, माधव भट्टाचार्य। सुनील पाल को इन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई थी जो एक मूवी में दिखाई गई हैं, जो आमिर खान की और एक उस बच्चे की मूवी है। मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा मूवीज़ देखती नहीं हूँ, लेकिन सुनील पाल जी की पेंटिंग्स उसमें शो की गई हैं कि जो एक आर्ट कंपटीशन रखा जाता है, आमिर खान जी रखते हैं। नाम मुझे याद नहीं है उस मूवी का। ए चिंतामणि कर जो चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं। भावेश सान्याल जो चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, लेकिन चित्रकार के रूप में इन्हें अधिक प्रसिद्धि मिली थी, भावेश चंद्र सान्याल जी को। ये लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने एक लाला लाजपत राय जी की मूर्ति बनाई थी और ये लाहौर के आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं। सुनील पाल का मैंने आपको बताया, सुनील पाल जी चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं और ये उस मूवी में मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी थी। उस मूवी में जो भी पेंटिंग्स हैं वो सुनील पाल जी की ही बनाई हुई हैं। तो ए बी सी, फोर्थ इज ए बी एंड सी, फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश योजना, त्वरित गति, स्वाभाविक आकार। अगर आपको और पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की ये विशेषताएं बोल दूं कि विशेषताएं हैं रेखीय परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश योजना, स्वाभाविक आकार, ये पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताएं होती हैं। तो बस सी को हटा दीजिए, बाकी ए बी एंड डी सभी तीनों सही हैं। ए डी बी, फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जनता के मध्य सामाजिक परिवर्तन और जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है। अभिकथन था ये। और तर्क, क्योंकि श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय को केंद्रीय सरकार की मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्यकार सौंपा गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। थर्ड इज राइट। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कृतियों में से रोडिन की कृतियों को पहचानिए। ए द एज ऑफ ब्रॉन्ज, बी द थिंकर, सी क्लाउड गेट, डी द बघर्स ऑफ कैलास। क्लाउड गेट अनीस कपूर जी ने बनाई है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, शिकागो। तो ए बी और डी ये तीनों रोडिन जी ने बनाई हैं। द थिंकर भी हमारी लास्ट जो हमने पेपर सॉल्व किए थे उनमें भी आया था द थिंकर। क्लाउड गेट भी आया था। तो ये तीनों ही रोडिन ने बनाई है और क्लाउड गेट अनीस कपूर जी ने बनाई है। तो ए बी डी, ए बी डी सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। The view that defines the form is in visual art is known as construct, constructivism, formalism, impressionism, expressionism. फॉर्मलिज्म इज द राइट आंसर। जब मैंने विजुअल आर्ट देखा तो मैं उसी से समझ गई थी फॉर्मलिज्म, क्योंकि ये इसका सेंस क्या है कि दृश्य कला में निम्न में से किसकी आकार की परिभाषा मिलती है? फॉर्मलिज्म को क्लाइव ने प्रतिपादित किया था, जिसमें रूप की दृश्य कला का विस्तृत व्याख्या बताई गई है। तो फॉर्मलिज्म क्लाइव वेव ने प्रतिपादित किया
और विजुअल आर्ट इज नोन एज फॉर्मलिज्म। ओके, तो सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करें। फर्स्ट आकृति, बी रूप, सी मान, डी एकता। ये आपको याद है, मैंने मूर्ति और रंग में यही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आकृति द्विआयामी होती है, रूप त्रिआयामी होता है, मान, मान क्या होता है? किसी रंगत का गहरापन और हल्केपन को मान कहते हैं। तो नहीं, वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन। एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। असेंडर एंड डिसेंडर आर रिलेटेड टू लेआउट मेकिंग, प्रिंटिंग प्रोसेस, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इज द राइट आंसर। आरोहक दैट मीन्स असेंडर और डिसेंडर का मीन्स है, हमने अच्छा अब मैं हम सभी ने मैथ पढ़ा है, तो उसमें आरोही और अवरोही भी पढ़े हैं। आरोही सॉरी कला में ही बात करते हैं। आरोही और अवरोही दैट मीन्स गर्म और ठंडे। जो आगे की तरफ रंग बढ़ते हुए होते हैं उन्हें हम आगे अग्रगामी कलर, आगे की ओर बढ़ने वाले कलर। जो पीछे की ओर घटते हैं अवरोही। जैसे गरम कलर हैं, गरम कलर को ही हम आरोही रंग में की श्रेणी में रखते हैं, ठंडे रंग को हम अवरोही में रखते हैं। तो यही है एसेंडर डिसेंडर का भी सेंस। तो ये टाइपोग्राफी में काम आता है, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, वास्तुकला। तो देखिए दृश्य कला, इसने क्वेश्चन पूछा है दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है। तो अन्वेषण तो सिर्फ चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का किया जाता है। तो ए, बी एंड डी राइट, दीज आर राइट। ए, बी और डी, ए, बी और डी सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लेटर प्रेस किससे संबंधित है? हॉट टाइप्स, कोल्ड टाइप्स, नेगेटिव, सॉलिड टोन। तो ये हॉट टाइप से और सॉलिड टोन से संबंधित है लेटर प्रेस। तो ए और डी फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आर करेक्ट, क्योंकि वो दो ऑप्शन आ रहे हैं तो मुझे बोलना चाहिए फर्स्ट इज राइट, बट ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अमूल फॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? लोगो टाइप, साइन, सिंबल और मार्क। अब मैं यहाँ अगर आपको मैं ट्रिक सिखाती हूँ तो ट्रिक में बोलूंगी जहाँ अमूल तो वहां सीधा लोगो बोलो, क्योंकि अमूल हमने दूध, दही, इवन अमूल की आइसक्रीम वगैरह पे भी देखा है, तो वो उसका लोगो है। तो फटाफट आपको लोगो पहचान लेना है। लेकिन अगर मैं तरीके से और एक एक समझाने के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो यही कहूंगी कि किसी कंपनी या समूह को लोगो या टाइप कहते हैं, लोगो टाइप कहते हैं किसी समूह को या किसी कंपनी अमूल, उसका लोगो टाइप अमूल, अमूल ही कंपनी है और उसका लोगो वहां शो रहता है। तो लोगो टाइप अमूल। फॉन्ट का निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? लोगो टाइप इज द राइट आंसर। मुझे और कुछ ऑप्शन देखने ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लोगो टाइप राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ब्रायर को निम्नांकित में से किस रूप में जाना जाता है? कास्ट ठप्पा, गम अरेबिक, रबर रोलर, स्क्वीजी। तो ब्रायर का प्रयोग स्याही लगाने के लिए किया जाता है, तो रबर रोलर के रूप में यूज किया जाता है। यहीं मुझे एक चीज याद आती है जिससे मैं आपको थोड़ी सी अगर आप ध्यान दो कि हम जब पेंट करते हैं तो एक रोलर यूज करते हैं अपने घर में पेंटिंग करने के लिए, दीवारों को रंगने के लिए। तो वही तो रबर रोलर कहलाता है और उसी का प्रयोग हम पेंटिंग में करते हैं अपने घर की दीवारों की पेंटिंग के लिए। तो थर्ड रबर रोलर
इज राइट, और वही उसी का प्रयोग स्याही लगाने के लिए किया जाता है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट, रियलिस्ट, मैनिफेस्टो, फ्यूचरिस्ट, मैनिफेस्टो, क्यूबिस्ट, मैनिफेस्टो, दादा, मैनिफेस्टो। अगर इसमें आप कॉमन चीजें मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो इसको हटा दीजिए। रियलिस्ट, रियलिस्ट, फ्यूचरिस्टिक, क्यूबिस्ट यानी दादावाद, घनवाद, इस तरह से सोचिए। ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए। आपको हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ। रियलिज्म, भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, राइट। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, हमें उसके साथ मैच करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रियलिस्टिक, बहुत ध्यान से देखिए, फ्यूचरिस्टिक, क्यूबिस्ट एंड दादाइस्टिक। रियलिस्टिक का है सेकंड, कर्बेट। फ्यूचरिस्ट, फ्यूचरिस्ट से संबंध है फिलिप्पो का। क्यूबिस्ट, क्यूबिस्ट का संबंध है उसके सामने जो है अल्बर्ट ग्लेजी, मैटिजर। दादा, ह्यूजो बॉल एंड ट्रिस्टान तजारा। थोड़ा सा ट्रिकी आया था, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर आपको ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सिर्फ आप सोचिए और निशान लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बिना पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो फिर भी आपको निशान तो लगाना है, तो थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सॉरी, केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, फिल्मकार। केजी सुब्रमण्यम, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, फिल्मकार। तो केजी सुब्रमण्यम को हम छापाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में और मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। फिल्मकार तो उनका संबंध ही नहीं है। तो ए बी सी ये गलत है, ए बी सी तो है ही नहीं इसका आंसर। ए बी सी ही सही है, डी तो फिल्मकार है। तो ए बी सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करें। ये क्वेश्चन मैं पहले जल्दी कर्सर सॉरी जल्दी प्रेस कर गई थी, तो शायद इसीलिए वो क्वेश्चन आगे निकल गया था। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। ऋषभनाथ का कलर कैसा था, पहले हम ये देखते हैं। ऋषभनाथ का कलर स्वर्ण था, दैट मीन्स सोने जैसा रंग। पार्श्वनाथ जी का कलर क्या था, पार्श्वनाथ जी का कलर था हरा। महावीर जी का कलर था सुवर्ण। नेमिनाथ जी का कलर था काला। नेमिनाथ जी को ही भगवान श्री कृष्ण के निकट माना जाता है, इसीलिए अब यहीं से ध्यान दीजिए। अगर ये भगवान श्री कृष्ण के निकट निकट यानी विष्णु भगवान के निकट, तो इनका सिंबल क्या होगा, इनका सिंबल शंख होगा। ठीक। ऋषभनाथ जी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। तीर्थकर से क्या मतलब है, जो तीर्थों की रचना करे तीर्थकर कहलाता है। तो ऋषभनाथ जी जिनका चिन्ह वृषभ है, वृषभ से मतलब है सांड, सेकंड। पार्श्वनाथ जिनका रंग हरा है, उनका हरा, हरा तो सांप यानी बी का थर्ड। पार्श्वनाथ जी हरा तो हरे का सांप, ऋषभनाथ जी का वृषभ यानी सांड, नेमिनाथ जी का जो कृष्ण के बराबर माने जाते हैं तो उनका हुआ शंख। बचे एक महावीर जी, तो महावीर जी का हुआ सिंह, उनका भी रंग स्वर्ण के समान है। बी का थर्ड, सी का महावीर जी का सिंह, ऋषभनाथ, थोड़ा मैं इनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ एक साथ बहुत। ऋषभनाथ जी का सांड हो गया, ए का सेकंड, ए सेकंड, बी थर्ड, पार्श्वनाथ जी सांप, महावीर जी सिंह, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ के चारों शेरों की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। नेशनल
लोगो, नेशनल सिंबल, नेशनल एल्बम, सॉरी नेशनल एम्बलम, सॉरी गलत पड़ गई, नेशनल साइन, नेशनल साइन, साइन सॉरी नेशनल साइन। तो थर्ड नेशनल एम्बलम, सभी जानते हैं ये नोटों में, ये सभी राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दा पे ये आता है, और इवन इसको तो सभी पहचान लेंगे, एक छोटा बच्चा भी बता देगा, नेशनल एम्बलम। शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रीय सिंह को इनको चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आप अगर हमने तो इंडियन फ्लैग भी देखा है, तो उसके बीच में देखा है ना, व्हाइट कलर पे चक्र लगा रहता है, उस पट्टी में रखा रहता है, वो क्या शो करता है, वो निरंतरता को प्रकट करता है, लगातार चलते रहने को ही प्रकट करता है। तो थर्ड नेशनल एम्बलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चीन की कला किसके गहन रूप से प्रभावित रही है? हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशीवाद। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद। पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद। बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद। देखिए, अगर हम ही हैं, जो हमारे यहाँ जो अच्छे लोग पैदा हुए और हमें अच्छी चीज दे गए, लेकिन हम उन्हें हमने उनका यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को बहुत बहुत मानते हैं और उनकी दी हुई दीक्षाओं के ऊपर चलते हैं। उन्होंने जो चीजें सिखाई हैं उनके उन वचनों पर चलते हैं। तो चीन की कला इसी से गहन प्रभावित है। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित है, हिंदू धर्म का तो सेंस ही नहीं बनता। कन्फ्यूसीवाद और ताओवाद, फोर्थ राइट, फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुनिए। केजी सुब्रमण्यम, सोमनाथ होर, कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट। इनका हमें काल मतलब ये किस हिसाब से इन्होंने काम किया है उसके अनुसार इन्हें भरना है। तो अच्छा एक सेकंड सुनिए। केजी सुब्रमण्यम, इनका जन्म हुआ 1925 में, तो सॉरी 24 में, राइट। केजी सुब्रमण्यम का जन्म, तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट पहले ही करेंगे जब इनका जन्म पहले हुआ। जिनका जन्म जब होता है उससे वही तभी काम स्टार्ट करता है। तो 1924 में ये बॉर्न हुए और 1951 में इन्होंने अपना करियर बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। लेक्चरर बने थे ये 1951 में, फाइन आर्ट के, बड़ौदा में। सोमनाथ होर, सोमनाथ होर जी 1921 में बॉर्न हुए थे और 2006 में इनकी डेथ हुई थी। सोमनाथ होर जी का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी इंडियन प्रिंट मेकर हैं। इनकी आई थिंक इनकी तो 2018 में डेथ हुई थी न्यूयॉर्क में, कृष्णा रेड्डी जी की। ये स्कल्पचर हैं, एक टीचर हैं, प्रिंट मेकर हैं, विस्कोसिटी प्रिंटिंग इन्होंने स्टार्ट करी। तो और ज्योति भट्ट, ज्योति भट्ट इनका भावनगर में जन्म हुआ था। ये पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग में ही काम करते हैं। इनके बारे में तो अभी मैंने बताया, ज्योति भट्ट जी 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इनके अभी मुझे यहाँ याद आया, ज्योति भट्ट जी के गुरु थे बेंद्रे जी और सुब्रमण्यम, इनके गुरु रहे हैं ज्योति भट्ट जी के। तो अब हमें इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो अब मैंने इनका जन्म बताया 1924, फिर उनका 1921 सोमनाथ होर जी का बॉर्न हुए, वो 1924 में जन्म हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या था कि इनका करियर बाद में स्टार्ट हुआ था सोमनाथ होर जी का, क्योंकि ये विदेश चले गए थे और विदेश जाके इन्होंने बहुत चीजें सीखी, सोमनाथ जी ने बहुत चीजें सीखी। उसके बाद जब ये इंडिया वापस आए थे तो ये इन्होंने 1950 में आकर अपना करियर स्टार्ट किया था, जबकि उससे 50 1950 के में इन्होंने इनका करियर स्टार्ट हुआ था। तो इसमें केजी सुब्रमण्यम, सोमनाथ होर, कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट, तो इनको एज इट इज ABCD, तो इनको फर्स्ट इज राइट है, इनको एज इट इज हमें लगा देना है, इन्हें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है।
न्यूयॉर्क 1913 में आयोजित आर्मरी शो, एक्चुअली आर्मरी जो शो है इसको 1913 की ये बात है, और इसको अंतरराष्ट्रीय आधुनिक कला न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी, और इसको आधुनिक कला प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है, आर्मनी शो को। इसमें मोस्टली कलाकारों ने भाग लिया था, चाहे वो पॉल क्ली हैं, चाहे कोई भी, चाहे वो घनवाद के हैं, कोई भी कलाकार है, सबने भाग लिया था इस आर्मनी शो में। तो बी, वॉल्ट कुहन और आर्थर डेविस, राइट आंसर। मार्क्स अन्सर्ड ने अपने कला कार्य में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया था? ए मोन्ताज, बी फ्रोंताज, सी फ्रेस्को, डी कोलाज। मोन्ताज फ्रोंताज ये दोनों प्रयोग करते थे, कोलाज भी इन्होंने प्रयोग की थी मार्क्स अन्सर्ट ने। फ्रोंताज पद्धति तो इन्होंने ही स्टार्ट की थी मार्क्स अन्सर्ट ने, 1913 की आई थिंक ये बात है। तो ए बी एंड डी, मोन्ताज फ्रोंताज कोलाज, ये तीनों इन्होंने की थी, फ्रेस्को से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो ए बी और डी, ए बी डी सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऋतिक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया? ये राम किंकर बैच थे, इसके बारे में मुझे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि कर, सोमनाथ और राम किंकर बैच, मीरा मुखर्जी। तो थर्ड, राम किंकर बैच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। आर, परवर्ती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में से उनकी सृजनात्मक भावना और जीवंतता का ह्रास संरक्षण के अभाव के कारण हुआ। ये दोनों ही सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं। सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिभा किस संग्रहालय में रखी गई है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम, लूवर म्यूजियम पेरिस, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये वो मूर्ति है जो अभय मुद्रा को प्रदर्शित करती है। ये वो मूर्ति है, यानी खड़ी बुद्ध की खड़ी हुई मुद्रा की मूर्ति है ये एक ताम्र मूर्ति है जो 1861 में मिली थी भागलपुर जिले में। ये उसी सुल्तानगंज की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया जब कंपनी हमारे यहाँ थी, तो वो रेलवे के निर्माण के लिए खुदाई कर रहे थे, तो उस खुदाई में ये मिली थी और ये इसे अपने साथ ले गए, यानी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। ये एक विशाल प्रतिमा है। तो फर्स्ट इज राइट। हमारी मतलब इंडिया की बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश अपने साथ ले गए हैं। जब ब्रिटिश संग्रहालय में हम जाते हैं तो बहुत देखते हैं, तो बहुत ऑकवर्ड लगता है कि अपनी चीज़ और हमें अब दूसरों के यहाँ जाकर देखनी पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंप्रेंशन, अच्छा इन्हीं पिक्चरों के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी स्टार्टिंग में कि मैंने ये अब थोड़ा सा चेंज ये चीज़ देखी है, अब पहले नहीं था, इसलिए क्वेश्चंस भी उतने ही हिसाब से बढ़ गए हैं। 91 क्वेश्चन है। कलाकार के इस चित्र में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है? कलाकार के इस चित्र में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है? रेखीय परिप्रेक्ष्य, शून्य बिंदुय परिप्रेक्ष्य, चतुष्बिंदीय परिप्रेक्ष्य, विकर्णी परिप्रेक्ष्य। तो इसमें शून्य बंदीय परिप्रेक्ष्य आएगा। अब अगर हम देखिए, यहाँ देखते हैं, हमारी सबसे पहले नजर ईसा मसीह पर जाती है, राइट। अगर हम अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, एक इधर जाएगी सीधा, देखिए एक इससे मिलती है और एक सीधी इससे मिलती है। तो ये शून्य, जहां हमारी ये सब लोगों से सबसे पहले नजर हमारी इस बंदे पर जाती है और इसका ये शून्य बिंदु है। तो शून्य बिंदु है, बिंदुई परिप्रेक्ष्य, राइट। तो इसी की ये क्वेश्चन बात कर रहा है, किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का भी शून्य बिंदु परिप्रेक्ष्य, सेकंड इज द राइट आंसर। क्योंकि लुप्त बिंदु का उपयोग करने वाले बिंदु में से एक है ये,
जिसे हम एकल बिंदु और शून्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं? देखिए, एक एपिसोड ये है, दूसरा एपिसोड ये है, तीसरा एपिसोड ये है। ये एक्चुअली ये कर मांगने आते हैं ईसा मसीह से। ये एक स्टोरी है, ये भित्ति चित्र है, द ट्रिनिटी इसका नाम है। इसमें क्या है कि ये ईसा मसीह से कर मांगने आते हैं। तो वो जो पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मछली में से धन निकाल रहा है। ये बंदा भी कर मांगते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं? 3 एपिसोड चित्रित किए गए हैं। थर्ड इज राइट आंसर। इस चित्र में झील के निकट निकट पुरुष क्या कर रहा है? इस पुरुष की ये बात करें, इस पर्सन की ये बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन मछली में से धन इकट्ठा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें ईसा पृष्ठभूमि में बैठे पुरुष को इंगित कर रहे हैं। कर संग्रह ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। थर्ड, ईसा के बाद वाला पुरुष बाएं कोने में पुरुष पर आरोप लगा रहा है। कर संग्राहक ईसा को गिरफ्तार कर रहा है। ये कर मांग रहे हैं, यहाँ ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है, गिरफ्तार भी नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, ये कर मांगने वाला सीन है जो द ट्रिनिटी के नाम से है। ये कर मांगने का ही सीन दिखाया गया है। तो सेकंड, कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या था कि जो कर संग्रह करता थे, ये उस चित्र पर हम दोबारा चलते हैं कि ये ईसा मसीह और उनके शिष्यों का इसका सामना करना पड़ता है। ये कर मांगने वाले हैं तो इनका सामना करना पड़ता है। और ये पूरा जो पिक्चर है ये सड़क पर है, सड़क पर दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। ये रोड बनी हुई है जिस पर ये चित्रित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस शीर्षक का चित्र क्या है? तो ये तो मैंने अभी बताया था, ट्रिब्यूट मनी। थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये बौना है जो नटराज यानी भगवान शिव की मूर्ति के पैरों के नीचे है। ये एक बौना है। ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये सब फायर है, आग। अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए किसी चीज को, अगर आप एक कलाकार हैं या मैं बोलूँ एक आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो किसी चीज को ध्यान से देखने की आदत डालिए। अगर इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये ओम की शेप में है। देखिए बहुत ध्यान से, ये रहा एक पैर और उसी हिसाब से ये जा रहा, तो ये ओम की शेप में है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, ये बौना है। ये जो दिखाए गए हैं ये अग्नि है। जब इनके एक हाथ में डमरू है, जब ये एंग्री पर्सन होते हैं, दैट मीन जब गुस्से में होते हैं, तब ऐसे ही तांडव करते हैं। जब इनके नटराज का, दैट मीन्स जब परिवर्तन लाना होता है, तब ये तांडव होता है। ठीक है, यानी अब मैंने आपको ये बता दी, इन्हें आप चाहे संघार की लपेटें, कि अगर क्वेश्चन में आता है संघार की लपेटें या आग की लपेटें, तो इन्हें उसी हिसाब से आप फिट कर सकते हैं। ये लहराते हुए सर्प हैं, सब लहराते हुए सर्प हैं। ये फायर है। ये एक बौना पुरुष है जो जो अज्ञानता का प्रतीक है, इसीलिए वो पैरों के नीचे है, दबा हुआ है। ये अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। शिव की वाम अग्रहस्त मुद्रा क्या कहलाती है? गज हस्त मुद्रा कहलाती है। गज हस्त मुद्रा, फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, ये रही।
गजहस्त मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए, अब यहाँ भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, ये तीन चार मुद्रा इन्होंने हमें दे दी हैं, त्रिभंग, अतिभंग, प्रत्यालिद और स्थानक। तो त्रिभंग की मुद्रा, आपने श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी बजाते हुए देखा है। जब वो बांसुरी बजाने की मुद्रा में खड़े हुए मुद्रा में आप देखिए तो उनका पैर आगे पीछे होते हैं और थोड़े से टिल्ट की फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। राइट। अतिभंग, अगर चलो छोड़ो, श्री कृष्ण भगवान की वो मुद्रा याद नहीं आती तो ओडिसी नृत्य तो देखा है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है ये त्रिभंग। अतिभंग, अतिभंग का मतलब होता है पूरी तरह से टूटा बिखरा, ठीक है, चारों तरफ से मुड़ा तुड़ा। तो ये जो मुद्रा है, ये जो हमें मुद्रा दिखाई गई है, देखो इधर से उधर से चारों तरफ से मुड़ी तुड़ी है, तो ये अतिभंग की फॉर्म में आती है। स्थानक का मतलब होता है स्थिति, अवस्था, दर्जा, ठीक है। आगे सॉरी सॉरी सॉरी, आगे 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 आगे। नटराज प्रतिमा किस धातु की है? इसे शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये किस धातु की बनी हुई है, इसके बारे में सभी जानते हैं। एक्चुअली ये चोल वंश के शासकों ने अपने समय पर बनवाई थी, और ये आजकल, ये अब जो है, ये न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में रखी हुई है। चोल वंश के राजाओं ने ये बनवाई थी। ओके। और ये सॉरी, हाँ, चोल वंश की है। किस शैली से संबंधित है? चोल वंश की शैली से संबंधित है। और किस किसकी बनी हुई है? तो ये कांसे की बनी हुई मुद्रा है। शायद इसके क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं। इस मूर्ति में शिव के पैरों तले जिसे कुचल रहे हैं उसे क्या है? ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, एक बौना मनुष्य है जो अज्ञान है। अब स्मार पुरुष कोई असुर नहीं है, ये एक अज्ञानी पुरुष है जिसे हम अप स्मार पुरुष के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई थिंक इतने ही ये क्वेश्चन हैं। थोड़ा लेंदी, लेंदी तो मैं क्या बोलूं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगा ये पेपर को, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे पढ़े हुए थे। अब थोड़ा ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है कि इसमें पिक्चर आने लगी हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी कि मैं आपको पिक्चरों के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज दिया करूंगी, जिससे आपको ये क्वेश्चन भी ना छूटे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे इस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिए, फोकस करके क्वेश्चन को पढ़िए और तब सोचिए उसके बारे में, और तब उसका आंसर दीजिए। अगर 4-6 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए अपना 100% देने की। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए, तब उसका आंसर, सही क्वेश्चन पे आंसर लगाइए, सभी सही आंसर पे, सही ऑप्शन पे टिक लगाइए। बाय एंड गुड नाइट।